ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डेरिवेशन है, सभी लोग इसको कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है फिजिक्स का, और ये अब की बार यानी कि आज के पेपर की परीक्षा में जरूर आएगा। ये समझ लीजिए यूपी बोर्ड के किसी ना किसी सेट में ये जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, किसी ना किसी सेट में ये 100% मिलेगा। इसको कर लो अभी के अभी। ठीक है, देखते हैं, देखो क्या है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल मिले या ये मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक चित्र बना लेना। चित्र कैसे बना लेना, एक यहाँ पर प्रकाश का एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखना। क्या है यहाँ पर, प्रकाश का एक वर्णी स्रोत हो गया एस। इसके सामने यहाँ पर दो स्लेटें, प्रकाश की स्लेटें, या यूं कहिएगा दो रेखा छिद्र S1 S2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, और इनके सामने एक पर्दा हमने क्या बना दिया, x और y एक पर्दा बना दिया, और इन दोनों के बीच में हमने एक रेखा खींची, इनका मध्य बिंदु C लिया, और इसके जस्ट सामने हमने क्या करा, एक दूसरा बिंदु O बना दिया, और O से x दूरी पर एक हमने P बना दिया। ठीक है, ये बना दिया P, बस और कुछ नहीं करना। एक यहाँ से सीधी रेखा खींच दी जो यहाँ से इनको बनाती है अलग अलग। ठीक है, ये चित्र तो आप बना लोगे, याद कर लीजिए। और एक और चीज खास बात, S1 यानी कि इस ये प्रकाश से जो एक वर्णी छिद्र जो बनाए हैं S1 S2, इनसे जो दूरी है यहाँ तक की दूरी वो कितनी है, इसमें कैपिटल D है। कैपिटल D, स्मॉल d नहीं, कैपिटल D है, याद रखिएगा। ठीक है, बस ये वाला चित्र है, इस चित्र को सीख लो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा। तो अब हमने क्या क्या माना है वही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिएगा थ्योरी में क्या क्या लिखेंगे, थोड़ा जल्दी कराऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या है कि हमने क्या माना है, माना S1 क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। हमने बताया था S1 क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। S के समानांतर यानी S के समांतर, यानी समांतर बिल्कुल एकदम फिक्स आगे सामने। ठीक है, समानांतर समान दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। यहां से देखोगे S से इतनी दूरी पर S1 है, उतनी ही दूरी पर S2 है, और जस्ट इसके समांतर है, यानी कि बिल्कुल देखोगे इन दोनों रेखाओं को देखो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक समांतर है। ठीक है, तो S के समांतर समान दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 S2 हैं, जो एक दूसरे के अत्यंत पास हैं। यानी कि S1 और S2 को हमने इस तरह से लिया गया है, बिंदुओं को जो एक दूसरे से पास है। यानी कि ये D दूरी है, लाइक ऐसा समझो कि ये जैसे कि हमने द्विध्रुव पढ़ा था तो उनके बीच की दूरी बहुत कम होती थी, उसी तरह से S1 और S2 की दूरी, ये जो D है, ये 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm इस तरह से, यानी कि बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए हैं, अर्थात अत्यंत पास रखे हुए हैं S1 S2। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें S1 S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। क्यों पहुंचेंगी समान कला में भाई, S1 से जो भी प्रकाश किरण निकलेगी, जो S1 में जितनी देर में पहुंचेगी उतनी देर में S2 पे पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि भैया प्रकाश की जो चाल होती है वो समान होती है हमेशा। यदि यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, तो और एक बिंदु यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी समान है, तो यहाँ से जो भी प्रकाश किरण निकलेगी इस तरह से, तो वो बराबर बराबर दूरी बराबर समय में पहुंचेगी S1 S2 में, S2 पर। तो इसीलिए हमने लिख दिया है कि प्रकाश स्रोत S से चलने वाली प्रकाश किरणें S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। समान कला में क्यों पहुंचेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है, ये दोनों समांतर रखे हैं और पास पास दूर रखे हुए हैं, तो यानी कि बिल्कुल एकदम बराबर दूरी पर बराबर कला में हर चीज बराबर रहेगी इनकी। ठीक है, चलिएगा। हाइगेंस ने ये बताया था कि, क्या बताया था, ये थोड़ा सा रफली समझ लो। हाइगेंस ने क्या चीज बताई थी, ये देखिएगा हमारे पास में, देखिए हाइगेंस ने ये बताया, यदि कोई ये प्रकाश स्रोत है और इससे क्या प्रकाश किरणें निकल रही हैं इस तरह से, और बीच में क्या मिले, एक दीवार मिल जाए और उसमें दो छिद्र मिल जाए इस तरह से, और यहाँ से ये प्रकाश किरणें यहाँ पहुंची, और यहाँ से जब निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी तो ये दूसरे वाले स्रोत, दूसरे वाले जो बिंदु है, ये S1 ये S2, ये बिंदु भी प्रकाश स्रोत ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे प्रकाश स्रोत। ऐसा समझ लो कि भैया आपका एक सूर्य का प्रकाश आपका आ रहा है, और यहाँ पर एक दीवार है, दीवार, कमरे में बैठे हो आप, कमरे में, ये कमरा है, और एकदम कमरे में घपाघप अंधेरा हो रहा है, और कमरे में एक दीवार में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छेद हो रहा है। जब यहाँ से जब ये कमरे में पूरे में अंधेरा हो रहा है, और जब कमरे के इस छेद से जब प्रकाश आएगा, और जो
अंदर जो व्यक्ति बैठा है जो इस छेद को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि प्रकाश इसी छिद्र में से आ रहा है, इस तरह से कि प्रकाश यहीं से आ रहा है। उसको ऐसा महसूस होगा जैसे कि यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, अर्थात प्रकाश किरणें यहीं से आ रही हैं। तो मतलब लेकिन वास्तव में प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। तो मतलब क्या है, एक तो प्रकाश स्रोत ये हो गया सूर्य, लेकिन जिसको ये दीवार के छेद में से यानी कि रोशनदान में से जो रोशनी आती है तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बल्ब, अर्थात ये प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। तो हाइगेंस ने यही बताया था, यदि कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से निकलकर किसी छिद्र से गुजरती है तो वो छिद्र भी प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो ये इसीलिए हमने लिख दिया है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार S1 S2 भी प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां से जो प्रकाश किरण निकलेगी यहां पहुंचेगी, इस छिद्र से जब गुजरेगी प्रकाश किरण तो क्या हो जाएगी? ये दोनों भी प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। और याद रखिएगा, देखिए यहां से प्रकाश तरंगिकाएं निकल रही हैं, जब दूसरे प्रकाश स्रोत से तरंगिकाएं निकलेंगी तो उनको बोलेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। और यहां से भी जो प्रकाश इस तरह से किरण निकल रही हैं, यहां से बहुत सारी किरण निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, तो ये आपस में क्या होंगी? जब दो स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो वो आपस में क्या करती हैं? अध्यारोपण करती हैं, अर्थात एक दूसरे से क्या करती हैं? इस तरह से अध्यारोपित करती हैं। ठीक है, तो जहां जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होगी तो वहां पर तो बनेगी अदीप्त फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी? अदीप्त फ्रिंज। और जहां पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, जैसे कि यहां पर जैसे कोई किरण है इस तरह से चल रही है, एक प्रकाश किरण इस तरह से चल रही है, तो जहां जहां पर ये काटेंगी उसको तो बोलेंगे अदीप्त फ्रिंज बोलेंगे, यानी यहाँ पर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। और जहां पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी वहां पर क्या बनेगी? दीप्त फ्रिंज बनेगी, पहली बात। दूसरी चीज समझ लो, ये यहां पर क्या है? आपका विनाशी व्यतिकरण है, यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण है। व्यतिकरण भी दो प्रकार के होते हैं, संपोषी और विनाशी। यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण बनेगा, यहीं पर आपकी अदीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ पर आपका संपोषी व्यतिकरण होगा, यहाँ पर आपकी दीप्त फ्रिंज बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से ये तरंगें आपस में व्यतिकरण करती हुई एक पर्दा बना देंगे, हम यहाँ पे पर्दा बना लेंगे। तो इस पर्दे पर भी इसी तरीके से कुछ किरणों की तीव्रताएं ऐसे मैक्सिमम हो जाएगी, कुछ किरणों की कैसी हो जाएगी? एकदम न्यूनतम दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या बनेंगी? इस पर्दे पर हमारी ऐसे 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 करके कहीं पर दीप्त फ्रिंज बन जाएगी, कहीं पर अदीप्त फ्रिंज बन जाएगी, इस तरह से आपकी फ्रिंजें बन जाएंगी। ठीक है, तो लिख दिया है जो अध्यारोपण करती हैं, यानी कि ये जो प्रकाश स्रोत S1 S2 से भी द्वितीयक S1 हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार S1 S2 भी प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और इनसे क्या होती हैं? और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो अध्यारोपण करती हैं। अध्यारोपण का मतलब यही अध्यारोपण हो रहा है, इस तरह से ये एक दूसरे से चढ़ रही हैं, इस तरह से ये अध्यारोपण हो रहा है। अध्यारोपण करती हैं और d दूरी पर स्थित पर्दे XY पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख दिया है कि भैया अध्यारोपण करती हैं और पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। और पर्दा कहाँ पर रखा हुआ है? d दूरी पर रखा हुआ है, ये रहा d दूरी पर रखा हुआ है पर्दा। और इस पर्दे पर क्या करती हैं? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? ये है आपका पर्दा। पर्दा नसी, चलिएगा। ठीक है, अब हम मान ले रहे हैं, अब देखिए असली खेला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। माना S1 S2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर पहुंचती हैं, जिसकी बिंदु O से दूरी x है। तब तरंगों का पथांतर कितना होगा? देखते तब तरंगों का पथांतर देखिएगा, ऐसे समझो। अब है यहां से स्टार्ट सारी खेला। यहां से ये किरण S1 से निकलकर यहां पर पहुंची और S2 से निकलकर यहां पर पहुंची, और हमने मान लिया अगर इस बिंदु O से P तक की, इस बिंदु P पर पहुंचती हैं ये S1 S2 से निकलने वाली किरणें या तरंगें बिंदु P पर पहुंचती हैं। भाई ये बिंदु कहीं ना कहीं तो होगा, हो सकता है कि इसके पास में हो या हो सकता है यहीं पर हो। तो हमने मान लिया कि ये x दूरी पर है, ये बिंदु P x दूरी पर है। तब इनका पथांतर कितना होगा? देखिए भाई, दो किरणें आपकी इस तरह से जा रही हैं, जैसे यहां से ये जा रही हैं और एक ये जा रही हैं, तो इनका पथांतर कितना होगा? देखिएगा, इनको यहाँ पे काट दो, इस तरह से यहाँ पे काट दो, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये वाली होगी, यानी कि ये हमने S1 मान लिया, यहाँ पर आपका S2 बिंदु है, यहाँ पे A मान लिया, और ये P है। तो जहाँ से S1 की दूरी जितनी P तक, S1P बराबर क्या होगा? AP।
AP की दूरी और S1 की दूरी बराबर होगी। तो इनके बीच में इस रेखा के और इस रेखा के बीच में पथों में कितना अंतर आ रहा है? इस रेखा का मान लीजिए 10 मीटर है और इसका मान लीजिए 13 मीटर है। तो दोनों के पथ में कितना अंतर आ रहा है? 3 मीटर का अंतर आ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा? S2 इतने में से, इस बड़े वाले पथ में से छोटे वाले पथ को घटा देंगे तो इन दोनों का पथांतर निकल जाएगा। और वैसे भी हमको दिखाई दे रहा है इन दोनों रेखाओं का पथांतर है कितना, पथ में अंतर कितना आ रहा है? इतना अंतर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे की दूरी तो देखिए, ये दूरी तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम है। तो पथ में अंतर कितना दिखाई दे रहा है? ये वाला पथ में अंतर दिखाई दे रहा है S2A। तो इसीलिए हमने लिख दिया है पथांतर कितना, पथांतर हमने लिख दिया पथांतर बराबर S2P माइनस S1P। ठीक है, पथांतर है कितना, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूं S, देखिएगा ये रहा पथांतर, पथांतर कितना है? S2A, ये है पथांतर S2A, ये पथांतर है। ठीक है, S2A बराबर क्या हो जाएगा? S2P। इस बड़े में से छोटे वाले पथ को घटा देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ये वास्तव में पथांतर है कितना? वास्तव में पथांतर है ये वाला, वास्तव में पथांतर है ये वाला। ठीक, ये आपका पथांतर बन गया। सिंपल सी बात ये है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ये आपका यहाँ पर क्या बन गया? पथांतर बन गया। चलिए, पथांतर निकल आया। ठीक है, अब एक चीज और सीख लो भाई, जो भी त्रिभुज समरूप होते हैं उनमें क्या होता है? समरूप त्रिभुजों में लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार बराबर कर्ण बट्टे कर्ण। बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान दे दो। ठीक है, बाद में समझ लेना ये समरूप क्या है। अभी यहाँ पर इतना समझ लो कि भैया एक दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है, S1 S2A। त्रिभुज कौन सी? S1 S2A। देखिए यहाँ पर समझ लो, S1 S2A, S1 S2A। और दूसरा त्रिभुज आपका CPO, देखिए ये वाला CPO, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये CPO, ये वाला त्रिभुज कैसा है? ये वाला आपका समरूप है। समरूप का मतलब इसमें ये है कोई भी दो चीज बराबर आ जाए, या तो दो कोण बराबर आ जाएं, या दो भुजा बराबर आ जाएं, या कोई भी दो भुजा बराबर आ जाए, एक कोण एक भुजा बराबर नहीं, कि नहीं, दो त्रिभुजों में दो चीज बराबर आ जाती हैं तो उनको बोलते हैं हम समरूप। तो देखो इसमें क्या क्या बराबर है। यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है इस वाले S1 S2, इसमें दिखाई दे रहा है ये वाला कोण 90 डिग्री, और CPO में ये वाला कोण 90 डिग्री। तो एक चीज तो इसमें कोण बराबर आ गया। दूसरी चीज क्या बराबर दिखाई दे रही है? दूसरी चीज देखिए, इस वाले S1 S2A में एक कोण थीटा है, इस वाले CPO में यहाँ पर भी एक कोण थीटा है। तो दो कोण बराबर आ गए ना गए, एक 90 डिग्री, एक ये वाला कोण बराबर आ गया। तो इसीलिए ये समरूप हैं। समरूप के लिए क्या बताया था? समरूप के लिए हमने बताया था लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार या कर्ण बट्टे कर्ण। तो हम कर्ण बट्टे कर्ण ये वाला लेंगे, इससे ही खेला हो जाएगा हमारा। क्या? लंब बट्टे लंब बराबर कर्ण बट्टे कर्ण, यानी कि पहले त्रिभुज का लंब, दूसरे त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का कर्ण, दूसरे त्रिभुज का कर्ण, सब बराबर होते हैं। ठीक है, चलिएगा, पहले त्रिभुज का S1 S2A का लंब कितना है? लंब देखो, इसको इस तरह से पढ़ो, इसको इस तरह से पढ़ो। क्यों पढ़ेंगे इस तरह से? क्योंकि थीटा यहाँ पर है ना, थीटा कोई भी त्रिभुज होती है इस तरह से, तो हम उसको इसी तरीके से तो पढ़ते हैं। यदि कोण यहाँ पर है तो ये आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। यदि त्रिभुज इस तरह से है तो ये थीटा यहाँ पर है तो ये वाला आधार होगा, ये वाला लंब होगा, ये वाला कर्ण होगा। उसी तरीके से थीटा यहाँ पर है तो, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये S1 S2 कर्ण होगी, और लंब क्या होगा? S2A लंब होगा, यानी कि लंब ये AS2 बोल दो या S2A। तो लंब क्या है? लंब इसमें बनेगा बेटा, लंब बनेगा S2A। ठीक है, और इस वाले का इस वाली त्रिभुज का PCO का देखिएगा CPO, इसका लंब क्या बनेगा? इसका लंब तो ये सीधा दिखाई दे रहा है, ये रहा PO। इसका लंब कितना दिखाई दे रहा है? PO बोल दो या OP बोल दो। इस वाले का लंब ये हो गया। इसका कर्ण मैंने क्या बताया था? इस वाले का कर्ण ये वाला होगा, S1 S2 इसका कर्ण हो जाएगा, और इसका CPO का कर्ण क्या हो जाएगा? CP, ये वाला कर्ण बनेगा। तो पहले वाली त्रिभुज का कर्ण कितना? S1 S2, फिर दूसरे वाली त्रिभुज का कर्ण कितना? CP, ये आ गया। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब चित्र से हमको क्या चीज नजर पड़ रही है? चित्र से देख लो भाई,
चित्र से आपको दिखाई दे रहा है S1 S2 बराबर है D, स्मॉल d माना है ना इन दोनों के बीच की दूरी, तो S1 S2 बराबर D। और OP, O से P तक की दूरी, O से P तक की दूरी हमने क्या मानी है, X मानी है, तो ये हो गया X। ठीक है, अब असली चीज यहां से देखिएगा, यहां से ओहो क्या देखिएगा, असली चीज यहां से स्टार्ट हो रही है, क्या देखिएगा। अब हमको तो ये दोनों तो पता चल गई, क्या S1 S2 बराबर D, चित्र से पता चल रहा है S1 S2 का मान कितना है, D है, और O से P तक की दूरी X है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम द्वितीयक, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है कि द्वितीयक तरंगिकाएं समान समय में समान दूरी तय करती हैं, तो इसलिए Cp बराबर CO हो जाएगा। Cp बराबर क्यों, देखिएगा ऐसा समझो, ये जो Cp है, ये Cp यानी यहां से यहां तक ऐसा समझो, ये वाला एक ऐसा समझो, C एक प्रकाश स्रोत है, ऐसा समझो, जैसे S1 एक रेखा छिद्र है, ऐसे ही C को आप एक रेखा छिद्र समझो, तो इससे जो दूरी प्रकाश किरण निकलेगी वो, और ये वाली CO, ये दो ऐसा समझो प्रकाश किरण है, तो जितने समय में ये दूरी यहां पे पहुंचेगी उतने ही समय में ये, या जितनी प्रकाश किरण ये दूरी होगी उतनी ही ये होगी, यानी कि माना हमें द्वितीयक तरंगिकाएं, ये मैं नहीं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहती हैं कि द्वितीयक तरंगिकाएं समान समय में समान दूरी तय करती हैं, तो यानी कि यहां पर कोई एक C बिंदु है, इससे जो भी द्वितीयक तरंगिकाएं ऐसे निकलेगी या ऐसे जाएगी, तो ये, और यहाँ पे बीच में पर्दा पड़ जाए, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होती है, ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहता है। ठीक है, यानी कि आपका ऐसे समझो कि भैया V बना दो, एक बिंदु है, यहां से ऐसे निकली कोई तरंग, ऐसे निकली, और बीच में मैंने पर्दा डाल दिया, तो यानी O है, और ये M1 और ये M2 है, यहाँ वाला बिंदु, तो O से M1 की दूरी जितनी होगी उतनी ही O से M2 की दूरी होगी, ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग चित्र से आपको ये भैया यहां से एक रेखा निकली Cp और एक रेखा निकली CO, तो ये दोनों दूरी आपस में बराबर होंगी, और आपको पता है CO का मतलब क्या है, इस बिंदु से यहां तक की पर्दे की दूरी, और पर्दे की दूरी को D माना है, इसीलिए Cp बराबर CO और ये दूरी हो जाएगी D। तो अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है, ये वाला समीकरण 1, H2A ये हमको निकालना है, क्योंकि ये तो आपका पथांतर है। ठीक है, नीचे OP की वैल्यू X, ठीक है, OP की वैल्यू होगी X, और देखिए S1 S2 की वैल्यू D, स्मॉल d, ये रही S1 S2 की स्मॉल d, और देखिएगा भैया ये कैपिटल D हो गया। Cp कहाँ से CPD हो गया, Cp बराबर CO और CO बराबर D, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से हम पथांतर निकालेंगे, तो H2A बराबर क्या हो जाएगा, X की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, X इंटू D बट्टे इस कैपिटल D। ठीक है, अब देखिएगा, अब साला, अब असली चीज यहां से एक चीज और सीख लो, क्या सीखोगे यहां से, देखिएगा, यदि आपका देखो यहां पर ये बन रहा है, तो यहां पर आपको क्या है, यहां पर इसका मतलब यही तो है कि यहां पर आपका ये जो चित्र आपका इस तरह से, ये बिंदु O है, तो यहां पर क्या बनेंगी, फ्रिंजें बनेंगी इस तरह से, ऐसे फ्रिंजें बनेंगी। ठीक है, फ्रिंजें, तो इसमें से एक डार्क होगी, फिर एक खाली होगी, फिर एक डार्क होगी इस तरह से, फिर एक खाली होगी, एक डार्क होगी, फिर ये खाली होगी, फिर ये डार्क होगी, यानी कि दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, क्योंकि तरंगें इस तरह से तो चलती हैं, इस तरह से, इस तरह से, तो ऐसा तो है ना कि 2 बार आपका संपोषी व्यतिकरण होगा नहीं। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर आप पर्दे पर क्या बनेंगी, फ्रिंजें बनेंगी, फ्रिंजें इस तरह से बनेंगी पर्दे पर। हमने मान लिया कि यहाँ पर ये है आपकी केंद्रीय फ्रिंज है, यहाँ पर क्या मान लिया हमने, ये आपका केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज, ये केंद्रीय फ्रिंज है, तो ये केंद्रीय फ्रिंज है इससे, और ये हमने क्या मान ली, दीप्त मान ली, ये दीप्त मान ली, तो भैया ये आपकी दीप्त मान ली, ये हम आपका दीप्त कह दे रहे हैं, तो ये वाली क्या होगी, सिंपल सी बात है, ये अदीप्त होगी। क्यों होगी अदीप्त, क्योंकि दीप्त से अगली अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, इसी क्रम में आगे ये बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर इसके सामने, जस्ट इसके सामने यहाँ पर हमने कोई भी एक फ्रिंज मानेंगे, जैसे दीप्त मानेंगे, तो इससे अगली क्या होगी, अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इसी तरीके से चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम दीप्ति माने, यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज हो सकता है अदीप्त हो, अदीप्त होगी तो हो सकता है कि केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पर हो, यहाँ पर होगी तो इससे अगली दीप्त, फिर अदीप्त, मतलब यही क्रम बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब हम इनको निकालते हैं, इनके लिए हम मान के चलेंगे
कि हम मान के चल रहे हैं, या तो दीप्त मान लो या दीप्त मान लो। माना कि केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, या हम मान रहे हैं केंद्रीय फ्रिंज, हम नहीं मान रहे अभी कुछ भी, हम सीधे सीधे कह रहे हैं केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी हम निकालना चाह रहे हैं पहले। तो हम मानेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होगी। हमने बताया था अभी कि भैया जब किरणें चलती हैं तो दीप्त अदीप्त फ्रिंजें बनेंगी, तो अधिकतम के लिए दीप्त और न्यूनतम के लिए अदीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है, यहाँ पर व्यतिकरण होता है ना, तो अधिकतम तीव्रता होगी, और जिसका पथांतर कितना होता है, अधिकतम तीव्रता का पदांतर ये याद कर लो। ठीक है, कितना होता है, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः एनवीं दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होगा, n इंटू लैम्डा। n का मतलब क्या है, n कौन सा पथांतर ले रहे हैं, पहले नंबर का, 0 में नंबर का। 0 का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ की बात चल रही है। 0 का मतलब सीधे सीधे केंद्रीय फ्रिंज, पहली फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज, चौथी फ्रिंज, इस तरह से लगाएंगे तो ये फ्रिंज का क्रम आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 0 में का मतलब केंद्रीय फ्रिंज, पहली फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज, इस तरह से। और लैम्डा क्या है कि इस जो भी यहाँ पर प्रकाश यूज हो रहा है, यहाँ से जो प्रकाश यूज हो रहा है उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये S2 पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर S2A माना था, n लैम्डा। ठीक है, तो S2 ये देखिए x माना है ना, x, ये दूरी x थी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम कौन सी दूरी मान रहे हैं, एनवीं दीप्त फ्रिंज ले रहे हैं। तो भैया केंद्रीय ये फ्रिंज है, केंद्रीय से हो सकता है कि हम पहली ले रहे हैं, तो पहली तो x की जगह पे x1 लगा देंगे पहली। तो ऐसे हम एनवी ले रहे हैं तो xn लगा दिया सरफिक्स में, xn, n फिर d बट्टे कैपिटल D, यानी यहाँ पे n पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से एनवीं दीप्त फ्रिंज, और n लैम्डा। तो यहाँ से क्या हमको क्या चाहिए, xn बराबर क्या हो जाएगी, xn बराबर हो जाएगा n लैम्डा बट्टे d। ये एनवीं दीप्त फ्रिंज की क्या आ गई, एनवीं दीप्त फ्रिंज की क्या आ गई, ये चौड़ाई आ गई, या एनवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी आ गई। ठीक है, या एनवीं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बोल दो, एनवीं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, चलिएगा अब आगे की बात चल रही है, सिंपल सी आगे करेंगे। अब दूसरी कौन सी, यहीं से आगे की बात कर लो सीधे सीधे, यहाँ पे लिख देंगे केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा था दीप्त फ्रिंज के लिए प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, अतः जिसका पथांतर कितना होगा, जिसका पथांतर 0 लैम्डा बट्टे 2 और 3 लैम्डा बट्टे 2 इसी क्रम में होता है। ठीक है, तो मतलब देखिएगा, याद रखिएगा दीप्त फ्रिंज का पथांतर कितना, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह से होता है। लेकिन इसका क्या होता है, क्योंकि ये न्यूनतम पे बनता है ना, ये अधिकतम तीव्रता का पथांतर है, ये न्यूनतम तीव्रता का पथांतर 0 पाई बटे 2 इसका इससे कम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका पथांतर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका इस क्रम में होता चला जाता है, इस क्रम में। तो अब इससे आगे की बात करेंगे हम, इसके आगे हम सीधे सीधे कहाँ पे कर दें, इसके पीछे कर दें, चलो छोड़ो पीछे नहीं, इसके पीछे हम कोई सवाल कर देंगे, यहाँ पे इसका एक नया पेज ले लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो इसका पथांतर इतना होगा। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जब भी कभी भी इस टाइप का दिखाई दे, या एक सीधी सीधी याद रख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, ये एम भी ली थी तो यहाँ पे लेंगे एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए
एन भी अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर हम लेंगे 2n+1 बट्टे लैम्डा बट्टे 2, ये लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा आपका, ये देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कितना ले रहे हैं हम, 2n+1। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिएगा इसमें क्या है, इसमें आपका लैम्डा बट्टे 0, लैम्डा बट्टे 2, 3 लैम्डा बट्टे 2, 5 लैम्डा बट्टे 2, यानी विषम संख्या जुड़ी चली जा रही है और बट्टे 2 आ रहा है, बट्टे 2 आ गया। और विषम संख्या के लिए देखिए, ये यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आ रही थी तो सीधे सीधे n ले लिया, लेकिन यहाँ पर इस तरह का, यहाँ पे देखिए n बराबर हम क्या लेते हैं, n बराबर लेते हैं 0, 1, 2, 3, इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से समझो, यदि मैं 0 लूंगा तो 0 आएगा, 1 लूंगा तो यहाँ पे 2 1 2, 2 और 1 3, 3/2, 3/2 आया। यदि यहाँ पे मैं 2 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 लैम्डा बट्टे 3, इसी क्रम में आना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर 2n+n/2 लैम्डा बट्टे 2। इसके लिए बारीकी जानकारी के लिए बाद में, क्योंकि आज का पेपर है इसलिए इस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इतने में एक दूसरी वीडियो बन जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो इसके लिए याद कर लो कि भैया दीप्त के लिए n लैम्डा लेंगे और अदीप्त के लिए 2n+1 बट्टे लैम्डा बट्टे 2 लेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। ये कितना है, पथांतर कितना था, पथांतर था आपका S2A बराबर 2n+1 लैम्डा बट्टे 2, और S2A की वैल्यू कितनी थी, ये रही x। और देखिएगा यहाँ पर हम n भी दीप्त ले रहे हैं तो इसलिए n भी अदीप्त ले रहे हैं, तो xn d बट्टे कैपिटल D बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 2n+1 और ये हो जाएगा लैम्डा और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ये xn की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, xn की वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2n+1 और ये हो जाएगा लैम्डा बट्टे 2। और ये देखिएगा ये तो पूरा लिख दिया, d ऊपर चला जाएगा तो d की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और स्मॉल d की नीचे कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका अदीप्त के लिए, अदीप्त की दूरी आ गई या अदीप्त की चौड़ाई आ गई। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ना तो अदीप्त चाहिए, हमको चाहिए फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, क्या, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। अब देखिएगा ध्यान से, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है पहले ये समझ लो। फ्रिंज की चौड़ाई यदि आपसे पूछ ले तो क्या होता है, दो किरमागत दीप्त या अदीप्त, ठीक है, दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इससे W से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा जो हमारे पास में ये थी, देखिएगा जैसे कि ये आपकी काली काली जो बन रही है अदीप्त है, तो यानी इस काली से और इस काली के बीच की, या इस काली से इस काली के बीच की निकाल दें तो ये आपकी फ्रिंज की चौड़ाई बनेगी। ठीक है, काली से काली की। या आप ऐसा करो वाइट से वाइट, ये वाली वाइट है और ये वाली वाइट है, तो इस वाले वाइट की, इस वाले वाइट से और इस वाले वाइट की दूरी निकाल दो, तो यही तो है फ्रिंज की चौड़ाई। इसको ही बोलते हैं W, यानी कि लगातार क्रमागत दो अदीप्त, यानी अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी हो या फिर दीप्त फ्रिंज के बीच की, दो क्रमागत, पहली दूसरी दूसरी तीसरी, इस तरह से, तो इनको बोलते हैं दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम सिंपल सी बात ये है कि भैया हमारे पास में क्या है, आपको पता है दीप्त का कितना आया था, दीप्त से भी निकल जाएगा, अदीप्त से भी आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, ये दीप्त के लिए लेंगे, दीप्त से ले लो, देखो दीप्त से निकालें या अदीप्त से, दोनों से बराबर आएगा, देख लेना, अभी सिखाता हूँ आपको। देखिएगा दीप्त से क्या हो जाएगा, xn+1 - xn
मतलब क्या भाई, एक्स एन प्लस वन, मतलब देख लीजिए ध्यान से, एक्स एन, ये एन भी है, ये एन एन प्लस वन, यानी कि जैसे एन में यहाँ पे मैं पहली मानूँ तो ये दूसरी मानूँ तो ये तीसरी, यानी कि ये एन भी तो ये एन प्लस वन, यानी कि उससे एक अगली, ये 10वीं है तो ये 11वीं होगी, ये 12वीं है तो ये 13वीं, यानी कि ऐसे ही तो निकालना है। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ से हमारा, हमको ये पता है कि एक्स एन वी कितनी है, इतनी, तो देखिएगा एन प्लस वन, एन प्लस वन का मतलब क्या है, यहाँ पर एन प्लस वन लगा देंगे, सीधी सीधी बात, एन प्लस वन और लैम्डा, क्योंकि एन है तो एन, एन प्लस वन है तो एन प्लस वन, 5 है तो 5, 6 है तो 6, इस तरह से लैम्डा कैपिटल डी बट्टे स्मॉल डी माइनस एक्स एन की वैल्यू तो यही रहेगी लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, ये लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एन प्लस वन बचेगा, यहाँ पे आपका माइनस एन बचेगा, एन से एन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी, तो कैपिटल डब्लू बराबर आ गया ये। तो ठीक है, यही फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र होता है। ठीक है, आप कहोगे सर एक बार हमको अदीप्त से भी करके दिखा दो, चलो देखो अदीप्त से भी करके दिखा रहे हैं। अदीप्त से हम इसके पीछे करके दिखाएं, इसके पीछे कहाँ पे करें, कहाँ पे करें, एक रफ कार ले ले रहे हैं, रफ कार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर तो आप कम सॉल्व करा नहीं पाए तो इसी पेपर वाले पेज पे ले ले रहे, चलो इस पे करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा बहुत ही प्यार से हम इसका, देखिए ये था ना, ऐसे ही अदीप्त के लिए ले लो। ठीक है, ऐसा करो अदीप्त के लिए यहाँ पे m मान लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको m मान लो। ठीक है, इसको m मान लो तो अलग अलग दिखाई देंगी m। ठीक है, ये m लिख दोगे m, तो यहाँ पे भी आप m ले लो m। ठीक है, m ले लो m, इसको भी m ले लो। ठीक है, तो m से अलग पता चल जाएगा कि ये एमुमी दीप्त। ठीक है, एमुमी दीप्त, ताकि आपको अलग दिखाई दे। ठीक है, चलिएगा तो अदीप्त के लिए लेंगे, अदीप्त से निकालना चाहेंगे तो वही W बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम। सिंपल सी बात है भैया, दीप्त हो या अदीप्त हो, यानी दो किरमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। तो यानी कि ये पहली m बराबर 1 ले लो, तो पहली अदीप्त फ्रिंज और दूसरी अदीप्त के बीच की दूरी निकाल लो, या 5वीं और 6वीं 7वीं 8वीं इस तरह से। तो ये m है तो ये उससे अगली एक होगी। तो देखिएगा एमवी के लिए यहाँ पर m और यहाँ पे m प्लस वन, देखिए ध्यान से समझ लेना, m प्लस वन यहाँ पे लगाना है ना। देखिएगा ये 2 और m की जगह पे m प्लस वन, m की जगह पे, और ये वाला प्लस वन यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, और इसके बाहर आएगा लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा d बट्टे ये हो जाएगा 2d और माइनस, और फिर ये 2m प्लस वन, ठीक, और लैम्डा d बट्टे 2d ये आ जाएगा। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, देखिएगा एक तो लैम्डा d बट्टे 2d ये कॉमन दिखाई दे रहा है, लैम्डा d बट्टे 2d, लैम्डा d बट्टे 2d ये कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे समझ लेना ये क्या है, लैम्डा d बट्टे 2d। ठीक है, ये कॉमन दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2m प्लस वन, और यहाँ से ये चला जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, 2m प्लस वन ये बचेगा, और फिर ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिएगा लैम्डा d बट्टे 2d, और ये देखिएगा ध्यान से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 9, 2m प्लस 2 प्लस वन, ये माइनस 2m माइनस वन ये आ जाएगा। अब देखो जरा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो 2m से 2m कट जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 में से 1 गया, 2 ही बचेंगे। तो लैम्डा d बट्टे 2d इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 और 1 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब 2 से ये 2 कट गया तो कितना आ जाएगा, लैम्डा d बट्टे स्मॉल d,
कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि ये। तो देख लो, या तो दीप्त से निकाल लो या अदीप्त से निकाल लो, मतलब ये है कि आपकी दूरी बराबर ही आएगी। तो हम दीप्त से निकाल दे रहे हैं, सिंपल सी बात, क्योंकि इसमें जल्दी निकल जाता है ये। तो कहीं कहीं पर ये गड़बड़ हो जाती है, हम कई तरीके से इस डेरिवेशन को करा देते हैं। जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।